इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे इलेक्ट्रिक केस नंबर 2 के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मेरा केस नंबर फर्स्ट आ चुका है, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। केस नंबर फर्स्ट क्या है आपका किसी भी डाइपोल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा आपसे केस नंबर 2 है आपका, वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशंस हैं आपके लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें एक भी लाइन स्किप होगी तो आप नहीं समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो केस नंबर 2 है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को कहते हैं आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एन इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास में डाइपोल है, क्या है आपका डाइपोल है, तो ये आपका क्या है सेंटर है। तो सेंटर से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर, सेंटर से हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट रखते हैं सी। उस पॉइंट पर हमको सॉरी सी तो हो चुका है पी, जिस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस वीडियो में मेरा क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले चूँकि हम फाइंड आउट कहाँ कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक डाइपोल। तो हमारे एक डाइपोल है आपके पास में, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। हाँ, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल, यानी कि एक आपके पास डाइपोल है जिस पर चार्जेस क्या रखे हुए माइनस क्यू और प्लस क्यू। देखिए आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जहाँ पर आपके दो चार्ज रखे हुए हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच के सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका 2l, और इसका एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर O। तो सेंटर पॉइंट O है, तो A से O तक की डिस्टेंस कितनी हो गई l, और O से B तक की डिस्टेंस कितनी हो गई l। तो ये l में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या कर रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल का पोजीशन का मतलब है कि परपेंडिकुलर, यानी कि इस डाइपोल के हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे रखे। तो यानी क्या कर दिया मैंने, इस सेंटर O से परपेंडिकुलर मैंने एक पॉइंट P रखा हुआ है, जहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो देख रहे होगी कि जब आप बात करो परपेंडिकुलर पी पर, तो पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। पी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, दो, एक तो माइनस चार्ज के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा है, प्लस चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो जैसे मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ आपकी कि जब भी माइनस चार्ज रहेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है, और प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन पे होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम बात करेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए, किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन पे। तो देखिए, तो इवन क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। तो यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो E1 और दूसरा E2। तो E1 और E2 है क्या, देख लेते हैं। तो जो E1 है आपका, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। सिमिलरली जब आप बात करोगे किसकी, E2 की बात करोगे, तो E2 किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। और ये जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमने किसी पॉइंट पी को रखा हुआ है, आर पॉइंट पर रखा हुआ है। तो आर पॉइंट पर ये रखा हुआ है, यल पॉइंट पर ये है, तो आपका जो ये आपका क्या बन गया, आपका ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो मैंने क्या मान लिया, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है आपका, थीटा है। तो जब थीटा हो गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखते हैं, अब जब देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्या है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन पे है और दूसरा इनवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है। ये E1 है और ये क्या है आपका E2 है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, क्या होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये, यानी कि ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इन दोनों जो आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। यानी कि कुछ एंगल बनाते हुए। अब ये एंगल कितना है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये थीटा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये दो आपके क्या है, APE के बीच का जो एंगल होगा वो भी थीटा, और ऊपर क्या होगा, ये मान लो आपका कुछ पॉइंट दे दूँ मैं आपको, ये पॉइंट मैं ले ले रहा हूँ E। तो
ई1 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा एंगल के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बारे में मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ई1 कितना होगा। ई1 की जब मैं वैल्यू की बात करूँगा तो फिर वही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ई1 वेक्टर नहीं है। ई1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन में डिस्टेंस r स्क्वायर। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी बी। कितना है आपका, पी बी है, क्योंकि जब आप बात करोगे प्लस क्यू चार्ज का पी से, तो प्लस क्यू चार्ज का पी से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमको उसी चार्ज के बीच का लेना है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, रूट में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो पी बी है आपका रूट में क्या है, r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब मुझे चूँकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, पी बी का होल स्क्वायर होगा, पी बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, जब पी बी इज इक्वल टू या बी पी इज इक्वल टू जो आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो जब आप क्या कर दोगे, बी पी का होल स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया आपका। समझ में आ गया होगा आपको। तो जब आप ई1 की वैल्यू को बताओगे तो ई1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन में बीपी का होल स्क्वायर, बीपी का होल स्क्वायर। अभी बीपी का होल स्क्वायर मैंने निकाला है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को जब रख दोगे तो ई1 इज इक्वल टू, मैं इसको के बोल दे रहा हूँ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलॉन्ग बीपी अवे फ्रॉम पी। बीपी के अलॉन्ग होगा और अवे फ्रॉम पी, यानी कि पी से बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि ई1 कैसे निकलेगा आपका। ठीक है, तो ई1 मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ई2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी ई2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज से हम कैसे निकालेंगे आपका, तो ई2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, तो वही सिमिलरली आप सबसे पहले पी ए चाहिए, डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस वही आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ई2 निकालने की कोशिश करेंगे तो ई2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में ए पी का होल स्क्वायर। ए पी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, ये आपका है। तो जब आप इसकी वैल्यू को रख दोगे तो ई2 बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, जहाँ के क्या है आपका, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम पी टूवर्ड ए अलॉन्ग पी ए, यानी कि पी से ए की ओर होगी और किस लाइन पर, पी ए लाइन पर। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ई1 और ई2 की वैल्यू, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, इक्वल मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन की बात करोगे तो एक क्या कर रहा है, अवे है, और सेकंड क्या है, टूवर्ड है। यानी कि एक क्या कर रहा है आपका, अवे जा रहा है, और दूसरा क्या है आपका, टूवर्ड है। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर अलग है बट मैग्नीट्यूड देख रहे हो दोनों की, ई1 और ई2 की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब ई1 और ई2 की जब मैग्नीट्यूड आपका सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिसॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करेंगे पहले ई1 और ई2, फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम ई की वैल्यू को। तो देखिए, जब आप पी की पर देख रहे हो, चूँकि देखो अब ये पी है पॉइंट, क्या आपका पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक ई1 और दूसरा ई2, और जिसका जो रिजल्टेंट है वो आपका किधर है, कुछ इधर है ई, और इनके बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा, और ये भी थीटा। ये आपका ई1 है और ये आपका ई2। तो अब इस पर जब देख रहे हो कि दो मैग्नीट्यूड काम कर रहे हैं, तो इस पर दो कंपोनेंट अलग अलग आ जाएंगे। कितने कंपोनेंट आ जाएंगे आपके, दो अलग अलग आएंगे। एक तो इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। तो एक आपका जो कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये थीटा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ई1 कॉस थीटा होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई1 साइन थीटा। इसी तरीके से जब सिमिलरली जब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका ई2 साइन थीटा। अब इसके बाद जब आप बात करोगे ई की बात करोगे, तो इसके सेकंड कंपोनेंट की जब बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई1 कॉस थीटा ऊपर वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए जब बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है
बताया हूँ। हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा क्या बनता है आपका कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस थीटा और वर्टिकल के साथ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब देख रहे हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जब बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, जो ये एंगल है कितना है 90 माइनस थीटा था। इसीलिए जब हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें तो हॉरिजॉन्टल के लिए जब 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना रहकर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तभी हमने क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारे कितने कंपोनेंट निकल गए आपके, एक ऊपर की ओर E1 साइन थीटा और नीचे है आपका E2 साइन थीटा। अब ये थीटा एंगल पर, तो इधर कितना है आपका E1 कॉस थीटा, ये E1 है और ये आपका E2 है। तो E1 कॉस थीटा हो गया E1 के लिए, और E2 के लिए जब बात करेंगे तो E2 कॉस थीटा, अब दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐड हो जाएंगे, देखिए E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है अपोजिट में काम कर रहा है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यानी कि E1 साइन थीटा ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या है E2 साइन थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमेशा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर जब हम इसके लिए नेक्स्ट की बात करेंगे कॉस थीटा के लिए, और जो कि दोनों की डायरेक्शन क्या थी आपकी सेम डायरेक्शन पे था, यानी कि इधर भी E1 कॉस थीटा है और ऊपर वाला भी क्या है E2 कॉस थीटा। अब जब सेम डायरेक्शन पे है तो हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो यानी कि जो हमारा नेट पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो गया। अब आपको पता है आपने सॉल्व भी किया हुआ है कि E1 बराबर E2, तो जब E1 बराबर E2 है तो हम ई इक्वेशन जो आपकी बनी E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं E1 कॉस थीटा इक्वल टू E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि दोनों बराबर है, तो E1 बराबर E2 है तो मैंने E2 को किसके बराबर कर दिया E1 के बराबर कर दिया, तो E बराबर E1 कॉस थीटा बराबर E1 कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा। ठीक है, गलती हो गई है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा प्लस साइन होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन बना लीजिएगा, ये आपका क्या होगा प्लस साइन होगा। तो यानी कि E इज इक्वल टू जब E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे E1 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे E1 की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो E1 की वैल्यू कितनी थी आपकी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया E1 की वैल्यू उठा के रख दिया, टू तो मल्टीप्लाई में है, E की वैल्यू E1 की वैल्यू कितने थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, ये देखिए निकली हुई है। तो मैंने क्या कर दिया इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने रख दिया और कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मुझे किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा है ट्रायंगल लिया हुआ था, ये कितना था आपका R, ये कितना था L, ये था थीटा, ये था P, ये था A, ये O। तो हम ट्रायंगल लेते हैं आपका AOP से, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है L, हाइपोटेनियस कितना था रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस रखा, तो L स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर रख दी है यहाँ की, तो अब कॉस थीटा की जैसे वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा E, बाकी सब तो वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेंगी, वैसी की वैसी उतार दिया। कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दिया L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2। अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q 12 हो गया। अब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अब इधर क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। तो मैंने इसको क्या कर दिया 3/2। अब आपको पता है P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू 2L, तो P इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 2 इंटू QL रख दिया। तो जो E की वैल्यू जो हो गई वो हमारी कितनी हो गई K
P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 आ गई आपकी वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इफ़ आर इज़ द वेरी लार्ज इन द कंपेरिजन टू 2l, तो जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है 2l से, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एल स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे उसको, पूरा का पूरा निगलेक्ट कर दिया हमने। तो जैसे अब इसको निगलेक्ट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी आपकी, तो देखो आर स्क्वायर के पावर 3/2 था, आर स्क्वायर के पावर 3/2 था। अब पावर के पावर होता तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, E= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R³ न्यूटन पर कूलम। इन वेक्टर फॉर्म बात करोगे तो E= क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस। तो माइनस का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो आपकी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए इधर की ओर डायरेक्शन है, किधर की ओर डायरेक्शन है, इधर की ओर। क्लॉक इधर जाता है, ये इधर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या कर दिया मैंने, इसकी डायरेक्शन को माइनस कर दिया। ठीक है, नहीं तभी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, माइनस हो गई। ठीक है, ये माइनस हो गई। तो अब हम करते हैं क्या है, अब आपको पता चल गया इक्वेटोरियल के लिए, आपको पता चल गया P अपॉन में R³ के, और E एक्सियल के लिए आपको पता चल गया K 2P अपॉन में R³। तो दोनों में यदि मैं कंपेयर की बात करूँगा तो देखिए E एक्सियल की जब बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R³, और E इक्वेटोरियल की जब बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R³। तो ये देख रहे हो कि 10 E एक्सियल = 2 × E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि प्रूफ करिए E एक्सियल = 2 इक्वेटोरियल। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है और एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।